एक गर्भवती महिला ज्योति के पेट से ही उसका बच्चा गायब हो जाता है। वैसे तो शहर में कई सारे बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होने के बाद चोरी हो रहे थे, लेकिन पुलिस के सामने जो सबसे इंटरेस्टिंग केस आता है वो यही था। किसी को भी पता ही नहीं था कि आखिर ज्योति के पेट से उसका बच्चा कहाँ गायब हो गया है। 2022 में रिलीज हुई इस फिल्म का नाम भी है ज्योति। इस कहानी की शुरुआत में हम प्रेग्नेंट लेडी ज्योति को देखते हैं। उसका हस्बैंड डॉक्टर अश्विन रात के 11:45 पर अपने घर में तैयार हो रहा होता है। वो ज्योति से कहता है कि हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी सर्जरी करनी है और मेरा जाना बहुत जरूरी है। टीवी पर खबर भी आ रही होती है कि शहर में कई सारे बच्चे पैदा होने के बाद हॉस्पिटल से ही गायब हो रहे हैं। एक गैंग है जो ऐसे बच्चों को किडनैप कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 4 दिन बाद ज्योति की डिलीवरी होने वाली थी और ऐसे में उसको घर में अकेला छोड़ना ठीक नहीं था। अश्विन ज्योति की बहन निशा को कॉल करता है, लेकिन निशा अपनी बहन से नफरत करती थी, इसलिए वो उनके घर आने से मना कर देती है। ज्योति अश्विन से कहती है कि मैं पड़ोस में रहने वाली जानकी को बुला लूंगी, आपको ऑपरेशन के लिए देर हो रही है तो आप जा सकते हैं। अश्विन अपने घर से निकल जाता है। इसके थोड़ी देर बाद ही एक लाल कलर की गाड़ी उनके घर के सामने आकर रुकती है। उसमें से एक आदमी बाहर आकर ज्योति के घर में चला जाता है और थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं कि कोई अनजान आदमी ज्योति के पेट को चीर कर उसका बच्चा बाहर निकाल लेता है। वो अभी पेट पर टांके लगा ही रहा होता है कि तभी पड़ोस में रहने वाली जानकी बाहर से उनकी डोर बेल बजा देती है। काफी देर तक कोई दरवाजा नहीं खोलता तो जानकी पीछे के दरवाजे से घर के अंदर आ जाती है। अंदर जाकर वो देखती है कि ज्योति अपने बेड पर बेहोश पड़ी है। उसके पेट पर आधे टांके लगे हुए हैं और उसका बच्चा अब चोरी हो चुका है। जानकी तुरंत अपने हस्बैंड सीआई शक्ति को कॉल करती है। शक्ति भी ज्योति के घर आता है और आसपास का नजारा देखकर हैरान हो जाता है। वो तुरंत ज्योति को अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल लेकर जाता है। ज्योति अभी भी बेहोश होती है और हॉस्पिटल में उसका इलाज शुरू हो जाता है। शक्ति अश्विन को कॉल करता है और उसे भी हॉस्पिटल आने के लिए बोल देता है। इसके बाद शक्ति अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। वो सारे चेक पोस्ट को अलर्ट कर देता है। रास्ते में वो कांस्टेबल मुत्तू को भी अपने साथ गाड़ी में बिठा लेता है और काफी टाइम तक शहर में इधर उधर बच्चे का किडनैप करने वाले को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। मुत्तू भी उससे कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और अब तक वो किडनैपर शहर से बाहर भाग चुका होगा, क्राइम सीन को भी देख लेना चाहिए। वो लोग रात में 1:40 पर वापस ज्योति के घर आ जाते हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी बुलाते हैं और सब लोग मिलकर पूरे क्राइम सीन की अच्छे से जांच करते हैं। शक्ति इस केस को हर हाल में जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहता है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है। दरअसल शक्ति उनका पड़ोसी है। शक्ति की वाइफ जानकी को उसकी डॉक्टर कामिनी ने बताया था कि तुम नेचुरली कभी मां नहीं बन सकती। जानकी को यह बात सुनकर बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन फिर उसे ज्योति की प्रेगनेंसी के बारे में पता चला था। ज्योति के माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए शक्ति से कहकर जानकी ने अपने पड़ोसी ज्योति के बेबी शावर फंक्शन अपने घर में करवाया था। जानकी कभी मां नहीं बन सकती थी, इसलिए जानकी को ज्योति के उस बच्चे से बहुत प्यार था। इधर सुबह हो जाती है। शक्ति हॉस्पिटल में आता है। जानकी के हाथ में भी थोड़ी सी चोट लगी थी। नर्स उसे बताती है कि ज्योति के पेट पर जो टांके लगे थे उसे देखकर पता चलता है कि जिसने भी ज्योति का बच्चा चुराया है वो एक प्रोफेशनल सर्जन है। थोड़ी देर बाद अश्विन भी हॉस्पिटल में आ जाता है और अब शक्ति उसे रात में जो भी हुआ सब कुछ बता देता है। अश्विन भी ये सब कुछ सुनने के बाद बहुत दुखी हो जाता है और वो अपनी वाइफ की हालत देखकर हैरान हो जाता है। इसके बाद शक्ति अश्विन से पूछता है कि क्या तुम्हारी या ज्योति की किसी से दुश्मनी है। अश्विन उसे बताता है कि ज्योति की एक बहन है निशा। दरअसल ज्योति अपने माँ बाप की एडॉप्टेड डॉटर है, जबकि निशा उनकी अपनी बेटी थी। लेकिन फिर भी ज्योति के पापा ने मरने से पहले अपनी 75% जायदाद ज्योति के नाम कर दी थी और निशा इस वजह से ज्योति को पसंद नहीं करती थी। इसके बाद शक्ति अश्विन से अपने घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखाने के लिए कहता है। फुटेज में वो लोग देखते हैं कि अश्विन के जाने के बाद उनका पुराना ड्राइवर रंगा घर के अंदर आया था और उसके 10 मिनट बाद ही वो कैमरा बंद हो जाता है। लेकिन अश्विन बताता है कि रंगा उनका ड्राइवर था। वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है और ज्योति को अपनी छोटी बहन की तरह मानता है। वो ज्योति का बहुत ख्याल रखता था, लेकिन 10 दिन पहले उसने मुझसे 3 लाख रुपए मांगे थे। मैंने नहीं दिया तो उसके बाद से वो काम पर वापस ही नहीं आया था। फुटेज देखने और अश्विन की बातें सुनने के बाद शक्ति रंगा को ढूंढना शुरू कर देता है और आखिर वो लोग रंगा को पकड़ भी लेते हैं। रंगा उनसे कहता है कि कल रात मैं ज्योति के बुलाने पर ही उनके घर गया था। वो मुझे अपने भाई की तरह मानती है। मेरी माँ डायलिसिस पेशेंट है और मैंने अश्विन से 3 लाख रुपए अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए मांगे थे, लेकिन अश्विन ने मना कर दिया था। और कल रात ज्योति ने
मुझे पैसे दिए थे, पैसे लेकर मैं उनके घर से चला आया था और अभी मैं पैसे लेकर हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ। उसके बाद सुनने के बाद मुत्थू हॉस्पिटल में कॉल करता है और उन्हें पता चलता है कि रंगा जो भी कह रहा है वो सब कुछ सच है। शक्ति को रंगा में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती, इसलिए वो रंगा को जाने देता है। वो लोग निशा से पूछताछ करने के लिए उसके जिम में पहुंच जाते हैं। अब निशा उन्हें अपनी कहानी बताती है। वो कहती है कि मेरी माँ को उनके डॉक्टर्स ने बताया था कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, इसलिए मेरे मम्मी पापा ने ज्योति को अनाथ आश्रम से गोद ले लिया था। जिसके बाद मेरे पापा का प्रमोशन हो गया और कुछ सालों बाद ही मेरी माँ भी प्रेग्नेंट हो गई थी। मेरे पैदा होने के बाद ज्योति ने ही मेरा नामकरण किया था। मेरे मम्मी पापा ज्योति को अपना लकी चार्म मानते थे और वो दोनों, खासकर मेरे पापा, मुझसे ज्यादा ज्योति से प्यार करते थे, इसलिए मरने के पहले ही उन्होंने अपनी 75% दौलत ज्योति के नाम कर दी थी। मैं अक्सर अपनी बहन से इसीलिए झगड़ा करती रहती हूँ, लेकिन मैं उससे इतनी नफरत नहीं करती कि मैं उसका बच्चा चोरी कर लूं। निशा से पूछताछ करने के बाद शक्ति और मुत्थू वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी निशा उन्हें एक लड़के के बारे में बताती है जिसे उसने ज्योति का पीछा करते हुए देखा था। वो कहती है कि एक दिन मैं ज्योति के साथ उसके घर पर थी, फिर कॉफी शॉप में थी, फिर उसके साथ उसके हॉस्पिटल भी गई थी, लेकिन इन सब के दौरान मैंने उस लड़के को हमारा पीछा करते हुए देखा था। अब मुत्थू और शक्ति अश्विन के हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां का सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। तब फुटेज देखने के बाद हॉस्पिटल में काम करने वाला एक लड़का उन दोनों को बताता है कि मैं इस लड़के को पहचानता हूँ, इसका नाम अरुण है। ये हॉस्पिटल में अक्सर अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को लेकर चेकअप करवाने के लिए आता था, लेकिन कुछ दिनों पहले ये बहुत गुस्से में हॉस्पिटल आया था और पत्थर फेंक रहा था, जिसकी वजह से हॉस्पिटल वालों ने पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ केस भी फाइल किया था। अब शक्ति और मुत्थू अरुण के घर जाते हैं। घर पर अरुण का बड़ा भाई इलांगो होता है। मुत्थू उससे अरुण के बारे में पूछता है। इलांगो बताता है कि अरुण फिलहाल घर पर नहीं है। शक्ति उससे पूछता है कि आखिर अरुण ने अश्विन हॉस्पिटल में तोड़फोड़ क्यों की थी। तब इलांगो बताता है कि अरुण अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था। प्रेग्नेंट होने के बाद अरुण अपनी वाइफ को अश्विनी हॉस्पिटल में ही चेकअप के लिए लेकर जाता था। हॉस्पिटल वालों का कहना था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन आखिर में अश्विन हॉस्पिटल में डिलीवरी के टाइम पर अरुण की वाइफ और बच्चे दोनों की मौत हो गई थी, जिसके बाद अरुण लगभग पागल हो गया था। वो अपनी वाइफ और बच्चे दोनों की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और इन सब का जिम्मेदार वो अश्विन हॉस्पिटल को ही मानता है। फिलहाल अरुण घर पर नहीं होता तो शक्ति इलांगो से कहता है कि जैसे ही अरुण घर पर आए हमें इन्फॉर्म करना, हमें उससे बात करनी है। इसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद शक्ति के पास फॉरेंसिक लैब से कॉल आता है। लैब टेक्नीशियन सेंथिल उसे बताता है कि ज्योति के घर से हमें 2 ब्लड सैंपल्स मिले हैं और दोनों ब्लड लेडीज के हैं, जिनमें से एक की उम्र लगभग 28 साल होगी और दूसरी की लगभग 30 साल। लैब रिपोर्ट सुनने के बाद मुत्थू कहता है कि ज्योति की उम्र तो 28 साल है, इसका मतलब मुजरिम कोई 30 साल की औरत है और वो निशा नहीं हो सकती और ना ही रंगा या अरुण हो सकते हैं। शक्ति और मुत्थू दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। इसके बाद मुत्थू शक्ति से कहता है कि आप बुरा मत मानना, लेकिन मैंने देखा था कि आपकी वाइफ जानकी के हाथ में भी चोट लगी थी। उनकी उम्र भी 30 साल ही है। उन्होंने ही सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन भी दी थी, इसलिए हमें उनकी भी जांच करनी चाहिए। मुत्थू की बात सुनने के बाद शक्ति अपने घर आ जाता है और वो बातों ही बातों में जानकी से पूछता है कि आखिर कल रात तुम ज्योति के घर में क्या करने गई थी। जानकी उसे बताती है कि रात में मैंने ज्योति के घर से बच्चे के रोने की आवाज सुनी थी और जब मैं वहां जा रही थी तो मैंने देखा कि उसके घर के सामने लाल कलर की एक गाड़ी खड़ी है, जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मुझे लगा था कि ज्योति की डिलीवरी हो गई है और जब मैं उसके घर गई तो मेन डोर अंदर से बंद था। कई बार बेल बजाने के बाद भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो मैं पीछे के दरवाजे से घर के अंदर गई थी और पीछे का दरवाजा खोलते समय ही मेरे हाथ में चोट लगी थी। इसके बाद शक्ति उसे बताता है कि हमें ज्योति के घर से ज्योति के अलावा एक और औरत का ब्लड सैंपल मिला है जिसकी एज भी लगभग 30 साल है। तब जानकी उसे बताती है कि एक दिन जब मैं ब्यूटी पार्लर से बाहर आ रही थी उस टाइम पर मैंने अश्विन को अपनी डॉक्टर कामिनी के साथ देखा था। मैंने ज्योति को भी कॉल करके इसके बारे में बता दिया था, लेकिन ज्योति नहीं मानी और उल्टा मुझसे नाराज हो गई थी और उस दिन के बाद से उसने मुझसे बात करना भी बंद कर दिया था। जानकी की बात सुनने के बाद शक्ति अपने घर से निकलता है, मुत्थू को भी अपने साथ लेता है और फिर वो लोग डॉक्टर कामिनी से मिलने के लिए उसके हॉस्पिटल चले जाते हैं। कामिनी भी शक्ति की बातें सुनकर पहले तो शॉक्ड हो जाती है। शक्ति उससे कहता है कि ज्योति का बच्चा चुराने वाली एक प्रोफेशनल सर्जन है और ऐसे में तुम हमारी प्राइम सस्पेक्ट हो,
क्योंकि तुम अश्विन की एक्स गर्लफ्रेंड भी हो। इसके बाद कामिनी भी उन्हें अपनी कहानी बताती है। वो कहती है कि अश्विन और मैं कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, प्यार भी करते थे और हम दोनों लिव इन रिलेशनशिप में भी थे, लेकिन अश्विन और मेरा बहुत झगड़ा होता था। उसकी वजह से कई बार मुझे अबॉर्शन भी करवाना पड़ा था और इसलिए हमारा ब्रेकअप हो गया था। हम दोनों एक ही प्रोफेशन में हैं और कुछ दिनों पहले वो मुझसे एक सेमिनार में मिला था। सालों बाद हम दोनों एक दूसरे से मिले थे। उसने मुझसे कॉफी के लिए पूछा तो मैं मना ही नहीं कर पाई। उसकी बातें सुनने के बाद शक्ति उससे कहता है कि कल रात तुम कहाँ थी। तब उनके सामने ही कामिनी अपने एक फ्रेंड को फोन करती है। उसकी फ्रेंड भी बताती है कि कल रात वो सब एक पब में पार्टी कर रही थी। शक्ति कामिनी से उसका ब्लड सैंपल मांगता है। कामिनी उसे अपना ब्लड सैंपल दे देती है। शक्ति उसे लेकर सीधा लैब में जाता है। वो लैब टेक्नीशियन सेंथिल को ब्लड सैंपल देकर कहता है कि हमारे सस्पेक्ट का ब्लड सैंपल है, लेकिन सेंथिल उससे कहता है कि हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ज्योति के घर से हमें जो सस्पेक्ट का ब्लड सैंपल मिला है उससे पता चला है कि हमारे सस्पेक्ट को थैलेसीमिया डिजीज है और ये रेयर डिजीज है जिसमें हर 17 दिनों में पेशेंट को अपना ब्लड चेंज करवाना पड़ता है। खैर शक्ति उसे कामिनी का ब्लड सैंपल देकर चेक करने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद सेंथिल उन लोगों को कॉल करके बताता है कि कामिनी का ब्लड सस्पेक्ट के ब्लड से मैच नहीं कर रहा है। शक्ति को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो बच्चा चोरी करने वाला कौन हो सकता है, क्योंकि अब तक उन लोगों ने जिन पर भी शक किया था उनमें से किसी को भी थैलेसीमिया नहीं है। इसके बाद शक्ति मुथु से कहता है कि आसपास के सभी ब्लड बैंक्स में कॉल करके उन सब की लिस्ट निकलवाओ जिन्हें 6 महीने में ब्लड दिया गया है। थोड़ी देर बाद उनके पास लिस्ट भी आ जाती है और शक्ति उस लिस्ट की बहुत ही बारीकी से जांच करता है। तब उसे लिस्ट में एक सस्पेक्ट डॉक्टर शांति के बारे में पता चलता है, जो कि कामिनी के हॉस्पिटल में ही काम करती थी और वो थैलेसीमिया की पेशेंट भी थी। इसके बाद वो लोग कामिनी के हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर शांति को अरेस्ट कर लेते हैं। वो शांति से पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन शांति उन्हें कुछ भी नहीं बताती। जिसके बाद वो लोग शांति को लेकर एक लेडी कांस्टेबल के पास जाते हैं। लेडी कांस्टेबल शांति की जमकर पिटाई करती है, जिसके बाद शांति उसे सब कुछ सच सच बता देती है। वो कांस्टेबल शक्ति के पास आती है और उसे बताती है कि डॉक्टर शांति को ज्योति के घर लेकर जाने वाला कोई और नहीं, उनका ही ड्राइवर रंगा था। ये सुनकर शक्ति और मुथु दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन अभी भी एक और ट्विस्ट बाकी है। इधर हॉस्पिटल में ज्योति को होश आ जाता है। शक्ति भी उसके पास आता है। कमरे में निशा, जानकी, अश्विन सब लोग मौजूद होते हैं। तब शक्ति उन सबको बताता है कि डॉक्टर शांति को ज्योति का ऑपरेशन करने के लिए किसी और ने नहीं, खुद ज्योति ने ही कहा था। और ये सुनकर हर कोई शॉक्ड हो जाता है। अश्विन उससे पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तब ज्योति अश्विन से कहती है कि इन सब का कारण सिर्फ तुम हो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि एक पिता बनना क्या होता है। दरअसल उस दिन जब जानकी ने ज्योति को फोन करके बताया था कि मैंने अश्विन को किसी और लड़की के साथ देखा है, तो पहले तो ज्योति उससे नाराज हो गई थी, लेकिन फिर बाद में उसने ड्राइवर रंगा से अश्विन के बारे में पूछा। तब रंगा ने ज्योति को सारी सच्चाई बता दी थी, क्योंकि जब अश्विन और कामिनी कार में एक दूसरे से गले मिल रहे थे तब रंगा भी कार में ही मौजूद था। इसके बाद रंगा ने ज्योति को अश्विन के बारे में बहुत कुछ ऐसा बताया था जिसे सुनकर ज्योति को भी यकीन नहीं हुआ था। दरअसल एक दिन रंगा हॉस्पिटल में था, तब एक गरीब कपल जिसमें हस्बैंड विकलांग होता है हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाने के लिए आया था। अश्विन ने उस औरत का ऑपरेशन किया। रंगा ने उस बच्चे को अपनी आंखों से देखा था, लेकिन उसके बाद रंगा दवा लेने के लिए बाहर मेडिकल पर चला गया। जिसके बाद रंगा हॉस्पिटल में वापस आता है तो देखता है कि वो आदमी बाहर बैठकर रो रहा है और वो औरत रंगा को बताती है कि डॉक्टर ने उन्हें बताया है कि उनका बच्चा मर गया है। यह सुनकर रंगा डॉक्टर अश्विन के पास जाने लगता है, लेकिन तभी वो अश्विन के केबिन से एक अमीर कपल को उसी बच्चे के साथ बाहर आते हुए देखता है और ये देखकर रंगा को भी एक बड़ा झटका लगता है। वो अश्विन की हरकतों पर नजर रखना शुरू कर देता है और आखिरकार उसे पता चलता है कि अश्विन इसी तरह से हॉस्पिटल में आने वाले गरीब कपल्स के बच्चों को ऐसे अमीर लोगों में बेच देता है जो कभी माँ बाप नहीं बन सकते। वो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स को चेक करता है तो पता चलता है कि अश्विन अब तक कई सारे बच्चों को बेच चुका है और इसके पीछे सिर्फ अश्विन ही नहीं, एक बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा है और हर बच्चे को बेचने के बाद हर किसी को अलग अलग कमीशन मिलता है। रंगा से अपने पति अश्विन की सच्चाई सुनने के बाद ज्योति को बहुत तकलीफ होती है। वो अश्विन को सबक सिखाना चाहती है और कल रात अश्विन के जाने के बाद जब रंगा उनके घर आया था उस वक्त ज्योति को लेबर पेन हो रहा था। तब उसने रंगा से किसी डॉक्टर को बुला कर लाने के लिए कहा था। रंगा के बुलाने पर ही डॉक्टर निशा उसके घर आई थी और उसने ही ऑपरेशन करके बच्चे को बाहर निकाला था। जिसके बाद ज्योति के कहने पर रंगा ने उस बच्चे को ले जाकर उसी विकलांग कपल को दे दिया था। ज्योति
ज्योति ने ऐसा किया था ताकि वो अपने बच्चे को अश्विन से दूर करके उसे सबक सिखा सके। उसकी बात सुनने के बाद शक्ति उससे पूछता है कि अब वो बच्चा कहाँ है। तब ज्योति कहती है कि वो बच्चा रंगा के पास है और वो बच्चे को लेकर हॉस्पिटल में आ रहा है। दूसरी तरफ हम रंगा को देखते हैं जो बच्चे को लेकर हॉस्पिटल आ रहा होता है। तभी हॉस्पिटल के बाहर एक अनजान आदमी उसके ऊपर हमला कर देता है और बच्चे को लेकर भागने लगता है। रंगा उसका पीछा करता है। तभी शक्ति भी रंगा को कॉल करके उससे कहता है कि ज्योति ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तब रंगा उसे बताता है कि एक आदमी मुझसे बच्चे को छीन कर भाग रहा है। इसके बाद रंगा और शक्ति दोनों उसका पीछा करते हैं। वो आदमी कोई और नहीं अरुण कुमार का भाई इलांगो होता है। दरअसल अपने बीवी और बच्चे की मौत के गम में अरुण ने भी अपनी जान दे दी थी और अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए इलांगो अब अश्विन के बच्चे को मारना चाहता है। वो बच्चे को लेकर उसी कब्रिस्तान में जाता है जहां उसने अरुण के बच्चे को दफनाया था। वो बच्चे को मारने वाला ही होता है कि तभी रंगा और शक्ति भी वहां पहुंच जाते हैं। वो दोनों इलांगो की जमकर पिटाई करते हैं और बच्चे को बचा लेते हैं। वो दोनों बच्चे को लेकर वापस आते हैं और उसे उसकी मां ज्योति को दे देते हैं। अश्विन भी अपना जुर्म कबूल कर लेता है। पुलिस भी उसे अरेस्ट कर लेती है और उसके बयान के आधार पर सभी बच्चों को रिकवर करके उनके असली माँ बाप तक पहुंचा दिया जाता है। केस खत्म हो चुका था और सबसे आखिर में हम देखते हैं कि ज्योति जानकी से कहती है कि तुम मेरे बच्चे को गोद लेना चाहती थी। तुम खुद कभी नेचुरली माँ नहीं बन सकती, इसलिए बच्चा ना होने का दर्द तुम अच्छे से समझ सकती हो और इस बच्चे को तुम ही मुझसे बेहतर पाल सकती हो। वो अपने बच्चे को जानकी के हवाले कर देती है और चुपचाप वहां से उसी अनाथ आश्रम में चली जाती है जहां से बचपन में उसके माँ बाप ने उसे गोद लिया था और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। थैंक यू।